चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी ये जो रेवोल्यूशन है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बस हम अभी तक हमने पढ़ा, एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इंट्रो पार्ट देखा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का। ओके, एक क्योंकि हमें पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे बुक के इंट्रोडक्शन में एक आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का इंसिडेंट दिया गया था, बेस्टाइल फोर्ट इंसिडेंट। ओके, जिसको एज अ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन लिया गया। तो ये इंसिडेंट भी अभी आने वाला है हमारे इस वाले वीडियो में तो नहीं, पर हाँ आगे के वीडियोस में आपको वो टॉपिक देखने को मिलेगा, ये वाला टॉपिक। हाँ ओके, हमने ये पूरा आउटब्रेक पढ़ा था, क्यों हुआ था, एक रूमर थी, वो रूमर भी हमने पढ़ी थी। ओके, फिर बाद में हमने वहाँ की फ्रेंच सोसाइटी यानी फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसके बारे में पढ़ा। ओके, जो थी फ्यूडल सोसाइटी। ओके हाँ, और वहाँ के हमने राजा रानी के बारे में पढ़ा, जो थे लुई 16 और मरिया एंटोनेट। ओके, और हमने क्या देखा कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, ये 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। पर था क्या कि यहाँ पे ना फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी इनकी यूनिटी थी। हाँ, मतलब क्या था कि ये लोग को प्रिविलेजेस मिलते थे कि ये लोग अपना मतलब टैक्स नहीं पे करेंगे, और मतलब कि इन्हें बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते थे, जिनमें एक मेजर था कि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, दे वर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। ओके, जो थर्ड स्टेट था उसे देना पड़ता था टैक्स, बट वाई, क्योंकि वो पूरे गरीब लोग होते थे और वो थर्ड स्टेट से बिलोंग होते थे। हाँ, तो हमने भी थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट्स पढ़े थे। थर्ड स्टेट में जो ऊपर वाले लोग थे वो थे बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बीच में फिर स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशंस वगैरह आ जाते थे, और सबसे नीचे जो होते थे वो वेरी स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स और सर्वेंट्स होते थे। ओके, हमने वो 2 टैक्स के बारे में भी पढ़ लिया था। और फिर बाद में हमने देखा कि जब लुई 16 को उसकी राजगद्दी पे बिठाया जाता है तो उसे उसकी जो ट्रेजरी रहती है ना, उसकी जो ट्रेजरी रहती है उसे खाली मिलती है, इट वॉज एम्प्टी। तो हमने उसके भी 6 to 7 रीजन्स पढ़ चुके हैं। ओके, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोग को। ओके, तो 1789 में ही हम वहाँ पे फ्रांस में क्या देखा हमने कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है कि बहुत कम टाइम में पॉपुलेशन का रेशियो बहुत बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती है पर जो प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन नॉट फुलफिल, वो इंक्रीज नहीं हो पाता एज पर द डिमांड। तो उसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन फेस करने को मिलती है फ्रांस में। ओके, और फिर बाद में हमने देखा कि ये पूरी सब्सिस्टेंस क्राइसिस के पूरे क्या बोलना चाहिए, इस कंडीशन में जो फ्रांस फेस कर रहा था, उसी दौरान क्या होता है कि थर्ड स्टेट का जो अपर स्ट्रेटा होता है, थर्ड स्टेट में भी मैंने बताए थे कि 3-4 टाइप के लोग होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि जो थर्ड स्टेट था उसमें भी सबसे ऊपर, उसमें भी 3 लोग अलग थे। एक सबसे नीचे आ जाते थे जो बहुत गरीब होते थे, उनके पास खाने को भी नहीं होता था, कभी कभी होते थे वेरी स्मॉल फार्मर्स और लेबर्स और सर्वेंट्स। और जो बीच के होते थे वो थे स्मॉल फार्मर्स और आर्टिशन, मतलब कि इतना कमा लेते थे कि अपना घर चला ले बस, और खा ले रह ले, इनको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता था, पर नॉट सफिशिएंट, बट हाँ कि ये लोग जी पाते थे, इतना मिल जाता। और ये जो बिग बिजनेसमैन वगैरह होते थे ये थोड़े ठीक ठाक थे, ये थोड़े वेल ऑफ सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस थे, थर्ड स्टेट से जो बिलोंग करते थे। इनके पास थोड़ा अपनी लग्जूरियस लाइफ को थोड़ा सा संवारने के लिए पैसा था, और ये मतलब थोड़ा इनके पास ज़्यादा अमाउंट थी एज पर द कंपेयरिंग टू अदर सिटीजन्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो थर्ड स्टेट में भी जो ऊपर वाले जो लोग होते हैं, अपर स्ट्रेटा जो होता है थर्ड स्टेट का, वो प्रॉस्परस हो जाता है। कैसे? ओवरसीज ट्रेड के कारण, ओवरसी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के कारण ये होता है। तो क्या ये कैसे होता है कि इस दौरान, मतलब कि जब ये 1789 का दौर चल रहा था, तो हुआ क्या कि जो फ्रांस में
फ्रांस ने ओवरसीज ट्रेड किया जिस वक्त वो इंडिया भी आए ट्रेड करने के लिए। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जो इंडियन पेनिनसुला था, इंडियन पेनिनसुला है ना, तो इंडियन पेनिनसुला में क्या था कि वहाँ पे ना 3 टाइप के यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे पूरा क्या करते थे, अपना ट्रेड करते थे इंडिया में। ओके, तो क्या था कि जो मद्रास वाला एरिया था, मद्रास यानी हमारा तमिलनाडु हो गया, ये सब किसके अंडर में था, ये सब था ब्रिटिश कॉलोनीज के अंडर। ओके, और जो फ्रेंच थे उन्हें केरला वाला एरिया मिल गया था, और जो डचेस थे उनको गोवा मिल गया था। तो इसी वक्त क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत फ्लरिश हो रही थी ड्यूरिंग बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड द ओवरसीज ट्रेड। तो हुआ क्या कि इनको पैसा, इनकी इनकम थोड़ी बढ़ी, तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें एजुकेटेड किया। तो फिर जब इनको पढ़ाया लिखाया तो ये जब बच्चे जो थे वो बड़े होके सोसाइटी के एक क्या बोलना चाहिए पावरफुल मेंबर्स बनेंगे। तो अब जब मेंबर बनेंगे सोसाइटी का तो ये अपने व्यूज़ भी रखेंगे सोसाइटी में। तो इन्होंने क्या कहा कि दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड टू बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के साथ ये लोग कर रहे थे कि उन्हें प्रिविलेजेस दिए थे उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी होनी चाहिए जो फ्यूडल सोसाइटी के जस्ट अपोजिट हो, मीन्स विच इज़ बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी को बारी बारी से सभी को एक समान तरीके से मौके मिलने चाहिए, सभी को एक इक्वल लॉस, यानी जो चीज़ फर्स्ट स्टेट के बंदे के साथ हो रही है वो सेकंड के साथ भी सेम अप्लाई हो, सेकंड और थर्ड के साथ। ओके, और लोगों के पास फ्रीडम हो, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू इक्वालिटी, ये सारे जो मतलब हमारे आज के फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उन्होंने कहा ये होने चाहिए सोसाइटी में। तो उन्होंने कहा, तो फिर इनके पास जब ये नॉलेज आया, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को, तो इनके पास ये नॉलेज आया तो इन्हें पता चला कि जो इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है तो हमें इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था थर्ड स्टेट वालों के साथ। तो इनके पास एक वॉइस आ गई थी, दे गॉट अ वॉइस टू अपोज। किनके पास आ गई थी? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड लॉयर्स। ओके, तो फिर बाद में इनके पास ये सारा दिमाग मतलब ये सारा जो आइडियाज़ थे, यानी कि इक्वालिटी का आइडिया हो गया, ये सब इनके दिमाग में आया कैसे? तो यहाँ पे फिलोसफर्स ने इनके दिमाग में ये सारी खिचड़ी भरी। इन्होंने क्या कहा कि आप एक इक्वालिटी नाम की भी चीज़ होती है, ये सब फ्रीडम भी होता है जो हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। तो उस टाइम के हमने तीन मेजर फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा जो थे जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ओके, हमने ये 3 लोगों के बारे में पढ़ा, इनकी क्या क्या बुक्स थी, इनकी बुक्स में क्या समरी थी, क्या आइडिया था, हमने वो देखा। तो ये आइडियाज़ पूरी सोसाइटी में क्या होना चाहिए स्प्रेड आउट हो गए और लोग इनके बारे में डिस्कस करने लगे। ओके, अब ये सब जब कुछ हुआ, फिलोसफर्स के जब आइडियाज़ सोसाइटी में आए तो इसके कारण लोगों को लगा कि अरे फिर तो हमारे साथ बड़ा वाला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमें तो अपोज करना पड़ेगा। तो यहीं से हुआ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अब ये हो गया आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये जो मेन टॉपिक है, यहीं से मेन ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होते हैं आप लोग के। ओके, तो इस वाले टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से ना आपके 5 या 3 मार्क्स के तो मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो लुई 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स, बट हाउएवर ही कैंट impose without the meeting of State General. Last meeting was called in 1614. Okay, so अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो हमारे कौन थे, लुई 16, इन्होंने कहा कि आपको मैंने क्या बताया था मैंने लास्ट वाली स्लाइड्स में क्या बताया था कि रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा कि जो राजा था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसकी जो ट्रेजरी थी जब वो उसको उसके थ्रोन पे बिठाया गया तब तो उसकी ट्रेजरी खाली थी, है ना। तो जब उसकी ट्रेजरी खाली थी तो उसे और टैक्स डालना था। वो गधा ये नहीं सोच रहा था कि जो टैक्स है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ले, उसने क्या सोचा मैं थर्ड स्टेट से ही और टैक्स लूँ।
पर इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो पर होता क्या था कि अगर राजा को कोई भी टैक्स इम्पोज करना पड़ता होगा, सोसाइटी पे पड़ता था, तो उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की। ओके, so what is this meeting? In this meeting what happened, almost all the approximately 300 representatives of first, second and third states come in the meeting and they discuss about on this topic. Okay, तो क्या होता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, क्योंकि लुई 16 के ऊपर ऐसा एक रूल था कि राजा बिना मीटिंग के टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यानी टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता जब तक वो स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाएगा। तो लास्ट मीटिंग कब बुलाई थी उन्होंने? 1614 को, यानी अभी तक मतलब 100-150 साल तक हुई नहीं थी मीटिंग। ओके, तो 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल हुई थी। ओके, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, यहाँ पे वही हुआ कि न्यू टैक्स के लिए प्रपोजल दिया गया कि भैया मैं ये टैक्स वैक्स डालने वाला हूँ, मुझे आपका रिव्यू चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि फिर हुआ क्या देखिए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। ओके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300, इसके भी 300 आए। ओके, और इनके भी 300 आए। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 आए रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, हाँ, दोनों स्टेट्स के 300 आए, पर जो थर्ड स्टेट था वहाँ के है 600। ये जो हमारा थर्ड स्टेट था इसके हमने पूरे देखे 600 आए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो थर्ड स्टेट की ही थी। ओके, जो ज़्यादा रेशियो था वो थर्ड स्टेट वाले लोगों का था। तो 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर्स एंड पीजेंट्स एक्सेट्रा। तो क्या हुआ कि जो 600 पीपल्स गए, थे, इनमें क्या था, ये जो ऊपर वाले थे, बिग बिजनेसमैन, लॉयर, यानी जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो हमने मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास हमने पढ़ा, वो मिडिल क्लास के लोग 600 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट बन के मीटिंग में गए। ये पूरे 600 बन के गए रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, और साथ में इनके पास 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर्स एंड पीजेंट्स, यानी कि ये जो मिडल स्ट्रेटा और लोअर स्ट्रेटा था, कौन सी, थर्ड स्टेट का, उनके वहाँ मिडल स्ट्रेटा और लोअर स्ट्रेटा के लोगों ने 40,000 लेटर्स दिए इन रिप्रेजेंटेटिव्स को, इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि इनकी बातें भी वहाँ तक पहुँच जाए, भले ही ये लोग मीटिंग में न जा पाए तो। ओके, बट द वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होता है ना कि ये जो फ्रांस का सिस्टम क्या था, मैं आपको बताती हूँ अभी। हाँ, तो ये जो फ्रांस में सिस्टम था वोटिंग का, क्या है, क्योंकि अगर तीनों स्टेट्स की अब रिव्यूज़ लेने हैं आपको, अब आपको पूरे तीनों स्टेट्स के रिव्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे होता क्या था कि जो एक फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट था, ओके, सेकंड के पास भी एक था, और एक थर्ड के पास भी एक ही था। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या कि इन तीनों के पास जब एक एक वोट है, तो मैंने क्या बताया, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि इन दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट की यूनिटी थी। अब जब इन दोनों की यूनिटी थी तो इन लोग क्या करते थे, ये लोग एक साथ यूनिटी के कारण ये लोग क्या करते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले इन्हें डोमिनेट करते थे। क्या करते थे ये लोग, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक वोट देना था हमें, जस्ट फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या कहा कि अब भैया आपको क्या लगता है, टैक्स इम्पोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये लोग क्या किए, इन्होंने एक वोट दिया कि करना चाहिए, दोनों का एक एक वोट हो गया, तो दो वोट हो गए। पर बेचारे थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि नहीं करना चाहिए, तो इनका तो पर एक ही वोट हुआ ना। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही स्टेट के पास बस एक ही वोट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, बट द वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये मैंने भी बताया आपको, बट थर्ड स्टेट डिमांड फॉर इक्वल इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स। ओके, तो हुआ क्या कि थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि नहीं,
ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये पूरा गलत है। क्या है कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले आप लोग मिलके यूनिटी कर लेते हो और आप एक एक वोट ले लेते हो उन लोग का, और हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट के पास एक वोट है, ये गलत है। तो आप करो क्या कि पूरे एक मतलब आप ये यहाँ देखिए, आप मैं आपको थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा आप। ओके, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या कि पूरे देखिए 1 सेकेंड, हाँ ओके, इन्होंने क्या कहा कि 300 रिप्रेजेंटेटिव 3 इसके भी हैं, क्लर्की के भी, नोबेलिटी के भी। तो इन्होंने कहा कि 300 इनके भी हैं, 300 इनके भी हैं, तो 600 हमारे हैं। तो ये लोग तो यूनिटी वाले, तो इनके भी पूरे 600 हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल वोटिंग, यानी हर एक जो मेंबर होगा, हर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास अपना खुद का एक वोट होगा। वो जो एक वोट होगा वो अपनी तरफ से देगा, और जो मेजॉरिटी होगी वो जीतेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर बाद में किंग ने बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा भैया, ये तो नहीं हो सकता, जैसा पहले चलता रहा था हम वैसे ही करेंगे। हम एक स्टेट के पास एक वोट होगा, कोई भी इंडिविजुअल वोटिंग राइट नहीं देंगे हम। तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, राजा ने बोला नहीं, मैं नहीं करने दूंगा ऐसा। तो फिर बाद में क्या किया, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट लीव द मीटिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी मीटिंग छोड़ कर जा रहे हैं आप, क्योंकि हमारे बिना टैक्स इम्पोज कर ही नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि इम्पोज करने के लिए तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग ज़रूरी है ना। ओके, और फिर बाद में दे वेंट टू द टेनिस कोर्ट एंड फॉर्म अ नेशनल असेंबली। अब ये लोग गए टेनिस कोर्ट ताकि ये लोग टेनिस खेलें। नहीं यार, टेनिस कोर्ट क्यों जाएंगे जब इतना सीरियस मैटर चल रहा है। ये लोग टेनिस कोर्ट गए, ये टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, ये लोग पूरे टेनिस कोर्ट गए, ये पूरे 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के, ये लोग गए टेनिस कोर्ट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाई नेशनल असेंबली। ये है नेशनल असेंबली, आप फोटो देख सकते हो, आपकी बुक में भी है। ओके, ये थी नेशनल असेंबली। अब इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और इन्होंने क्या किया कि ये लोग टेनिस कोर्ट में ही बैठ गए जम के, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया। दे स्टार्ट ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन टेनिस कोर्ट। इन्होंने टेनिस कोर्ट में ही बैठ के अपना जमावड़ा बना के वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ गए। अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ गए, तो अब ये लोग टस से मस नहीं हुए। तो अब ये जब यहाँ पे पूरे ज़्यादा थर्ड स्टेट के जो ये पूरे मिडिल क्लास के लोग थे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। अब ये जो बाकी के नीचे के बचे स्मॉल फार्मर्स और ये, इनके साथ तब क्या हो रहा था, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अप्रॉक्सीमेटली इनको शायद 2 साल लगे हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इनको कितने साल लगे, गूगल से ढूंढ के, बुक से ढूंढ के। मेरे को पता है ज़्यादातर बच्चे तो गूगल ही करेंगे। हाँ, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा। ओके, तो ये क्या करता है, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इनको जितना टाइम लगता है, उसी बीच क्या होता है कि ये लोग तो टेनिस कोर्ट में लिख रहे थे ना, तो पूरे फ्रांस में क्या चल रहा था कि रेवोल्यूशन की आग भड़क रही थी। तो यहीं पे होगा कि आप ये जो हमारा फर्स्ट हमने इंट्रो पार्ट में पढ़ा था कि वो जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, वो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन भी इसी वक्त होगा, और वुमेंस का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो हम ये सब अब अपने नेक्स्ट इसी आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की स्ट्रीम में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सब आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट। और कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल reply you, I will try to reply you. Okay, thank you very much to seeing up to last.